Dear student, myself Bhajan Lal, Assistant Professor, Government College किशनगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए 1% कंपनी। इससे पहले 2 वीडियो में हम कंपनी का अर्थ, परिभाषाएं, डेफिनेशंस, उसकी नेचर और टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, और जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट छात्रों ने अभी तक कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1% कंपनी या एकल स्वामित्व कंपनी। जो इम्पोर्टेंट जिसमें मुद्दे रहेंगे उसका क्या आशय है, उसके नेचर क्या है, की या फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इस तरीके से कंपनी को कैसे समामेलन या उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में कंपनी का कन्वर्जन ओपीसी से प्राइवेट निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी में कराया जाना मैंडेटरी अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एकल व्यक्ति कंपनी, उसका अर्थ। हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप बिजनेस में साझेदार या एकल व्यक्ति का दायित्व असीमित होता है यदि व्यवसाय में जोखिमें निहित ज़्यादा होती हैं या रिस्कें ज़्यादा होती हैं या हानियाँ ज़्यादा होती हैं। तो उस स्थिति में सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर्स उन दायित्वों के निष्पादन के लिए व्यक्ति से या इंडिविजुअल जिम्मेदार होते हैं या उनकी भरपाई उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से की जाती है। तो इसी डिमेरिट्स या दोष को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति अपने दायित्व को सीमित कर सके या एक 1% अपने दायित्व को लिमिट या एक निश्चित या निर्धारित सीमा में तय कर सके। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया और उन कंसेप्ट का नाम है 1% कंपनी, जो एक बिल्कुल नया बिजनेस ट्रेंड रहा भारत के लिए। यानी हम बात करें तो एक व्यक्ति भी कंपनी प्रारूप में रजिस्ट्रेशन करा एकल व्यक्ति कंपनी की शुरुआत कर सकता है, जो हमारे लिए या भारत के लिए एक बिजनेस का नया तरीका है। हम बात करें ब्रिटेन या यूरोपीय देशों की या यूएसए की बात करें या चाइना या सिंगापुर, इवन पाकिस्तान में भी इससे पहले ओपीसी कंसेप्ट चल रहा है, यानी एकल व्यक्ति वहाँ कंपनी प्रारूप में बिजनेस शुरू कर रहा है। यानी कि एक सफल व्यक्ति के रूप में एकल व्यक्ति कंपनी प्रारूप में बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसी एस्पेक्ट को लेकर या युवाओं के लिए एक रोजगार या युवाओं के एम्बिशन को ध्यान में रखते हुए एक नया स्टार्टअप लाया गया, यानी एकल व्यक्ति अपने कौशलों के रूप में अपने आइडिया को, अपने विचारों को कंपनी प्रारूप या कंपनी के फॉर्म में रखते हुए सफल पूर्वक संचालन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एकल व्यक्ति कंपनी, उससे क्या आशय है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा में कहा गया है कि एकल व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से जिसके सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति होता है, यानी means a company which has only 1 person as a member, यानी सदस्य के रूप में जिन कंपनियों में एक व्यक्ति सदस्य होता है वो एकल कंपनी होती है। तो बात करें हम एकल व्यक्ति कंपनी में, नंबर 1 सदस्यों की संख्या 1 तक सीमित होती है। नंबर 2 निदेशक की संख्या जो न्यूनतम है वहाँ 1 तक सीमित कर दी गई है। इसके अलावा एकल व्यक्ति सदस्य इस कंपनी में एक नॉमिनेशन का डिक्लेरेशन करता है, यानी नामांकित व्यक्ति उससे एक अंडरटेकिंग या उससे एक घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाता है कि वो फला एकल कंपनी में नॉमिनी के रूप में अपने
सदस्य के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। अतः परिभाषाओं से या उसका जो मीनिंग दिया गया है, कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जब स्वैच्छिक रूप से एक कंपनी प्रारूप में या एक सदस्य कंपनी के रूप में अपना पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ करा लेता है, तो कहा जाता है कि वो कंपनी एकल व्यक्ति कंपनी के रूप में सम्मिलित है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एकल कंपनी की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषताओं में है ओपीसी जो है एक इनकॉर्पोरेटेड या संस्था या इंस्टीट्यूट या कंपनी के रूप में है, जिसका सम्मेलन या रजिस्ट्रेशन किसी आरओसी के यहाँ या मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के यहाँ पंजीकरण करा लिया गया है। सेकंड, निजी कंपनी के रूप में इसका पंजीकरण किया जाता है। इसके अलावा जो मोस्टली जो एकल व्यक्ति कंपनी की वो ही विशेषताएं हैं जो कंपनी के अन्य प्रारूपों की होती है, यानी इसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, इसका स्थायी परपेचुअल सक्सेशन होता है या स्थायी अस्तित्व की बात हम करते हैं। इसके लिए अभी तक भारतीय कंपनी अधिनियम में कोई न्यूनतम अंश पूंजी की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन स्थिति है यदि उस स्थिति में यदि किसी कंपनी की चूकता अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो एकल कंपनी को अपना परिवर्तन या अल्ट्रेशन निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी के रूप में किया जाना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा दूसरी विशेषताओं की बात करें, एकल व्यक्ति के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, उसकी पृथक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा एक यदि हम उसकी विशेषताओं की तो एक नेचुरल व्यक्ति है जो वो सम्मेलन करा सकता है। तो कृत्रिम व्यक्ति तो है ही कंपनी, लेकिन सम्मेलन है या इनकॉर्पोरेशन है वो एक नेचुरल व्यक्ति ही करा सकता है। इसके अलावा इसके पृथक दायित्व होते हैं, पृथक इसकी संपत्ति होती है, इसके अलावा संचालक होते हैं। तो इन विशेषताओं को आप पहले से हम देख चुके हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं एकल व्यक्ति कंपनी में सदस्य कौन हो सकते हैं या एकल व्यक्ति कंपनी को कौन प्रारंभ कर सकते हैं या हु आर द फॉर्मेट और फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। तो इसमें जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई ओपीसी की स्थापना करना चाहता है तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नॉट ए आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी संस्था, साझेदारी फर्म या कंपनी प्रारूप में ऑलरेडी कोई कंपनी एकल व्यक्ति कंपनी खोलना चाहती है तो वो कंपनी नहीं खोल सकती। इसके लिए जरूरी है व्यक्ति का नेचुरल होना या प्राकृतिक व्यक्ति ही एकल व्यक्ति कंपनी खोल सकता है। नंबर 2, कोई साझेदारी फर्म, संस्था, समिति, कंपनी या एकल समिति या कोई अन्य एकल कंपनी की सदस्य नहीं बन सकती। इसके बाद नेक्स्ट है सदस्य का भारतीय नागरिक होना जो अनिवार्य है। इसके अलावा भारत में निवासी हो, अर्थात भारत में निवासी से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम न्यूनतम 182 दिन भारत में रहा हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो सदस्य का वयस्क होना जरूरी होता है। एकल व्यक्ति कंपनी की स्थापना एक मेजर पर्सन कर सकता है, यानी व्यक्ति का माइनर होना। यदि कोई व्यक्ति माइनर है तो वो व्यक्ति एकल व्यक्ति कंपनी प्रारूप में कंपनी का पंजीयन या सम्मेलन नहीं करा सकता। इसके अलावा न्यूनतम एक निदेशक का होना जरूरी होती है। सदस्य और संचालक, यदि हम बात करें, सदस्य और संचालक एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति कंपनी में अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। एकल व्यक्ति कंपनी में नामित व्यक्ति या एक नॉमिनी पर्सन की नियुक्ति एक उत्तराधिकारी के रूप में किया जाता है, यानी कि सदस्य कंपनी के सम्मेलन के समय या इनकॉर्पोरेशन के समय एक विधिवत घोषणा करता है कि फला व्यक्ति मैं इसे नॉमिनी के रूप में अपॉइंट करता हूं, लेकिन नॉमिनी के रूप में नियुक्त व्यक्ति की स्वेच्छा या उसकी इच्छा के लिए हमें उसकी एक अंडरटेकिंग लेना जरूरी हो जाता है। यानी कि सदस्य जो कंपनी का एकल कंपनी की स्थापना करना चाह रहा है वो नॉमिनी
या नामित व्यक्ति की एक लिखित कंसेंट या सहमति भी आरओसी को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी विशेषताएं हैं, निजी कंपनी के रूप में इसका समामेलन किया जाता है। यदि बात करें ओपीसी की तो एक तरीके से निजी कंपनी के प्रारूप में ही इसका समामेलन होता है। एकल व्यक्ति कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखने के साथ साथ आगे ओपीसी भी लिखती है या लिखना जरूरी है। इसके अलावा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में धर्मार्थ ऑब्जेक्ट्स या चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ओपीसी की स्थापना संबंधी कोई प्रोविजन नहीं है, यानी धर्मार्थ या कोई भी चैरिटेबल ओपीसी के रूप में अपने आप को पंजीयन नहीं करा सकती। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओपीसी के रूप में कंपनी का समामेलन या पंजीयन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जरूरी है हमें जो कंपनी का सदस्य है या कंपनी का प्रमोटर है जो ओपीसी के रूप में अपनी कंपनी का पंजीयन कराना चाहता है, तो सबसे पहले जरूरी है उसे स्वयं के डिजिटल सिग्नेचर लेने जरूरी होते हैं। यानी इच्छुक व्यक्ति सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ डिजिटल सिग्नेचर के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजता है या एक लिखित में या ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के लिए आरओसी को अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए वे आवेदन पत्र के साथ कुछ निर्धारित प्रपत्र या डॉक्यूमेंट्स या मूलभूत या आधारभूत दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन नंबर आदि भी उपलब्ध कराता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इनकॉर्पोरेशन के लिए जो जरूरी चीज़ है वो है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी संचालकों की पहचान संख्या। वो भी आरओसी के द्वारा जारी की जाती है। जो सदस्य ने जिस व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त किया है उसकी नियुक्ति हेतु उसकी कंसेंट तथा उसके पहचान के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं और दस्तावेजों के स्क्रूटनी के आधार पर आरओसी के द्वारा DIN नंबर जारी कर दिए जाते हैं जो संचालकों की पहचान संख्या के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंपनी के नाम की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। इसके लिए सदस्य या प्रमोटर आरओसी के यहाँ 2-3 नाम प्रस्तुत करता है कि मैं मुझे इस नाम से एकल व्यक्ति कंपनी का समामेलन या पंजीयन कराना है। उसके बाद आरओसी अपने यहाँ अपने दस्तावेजों में से उस नाम की अवेलेबिलिटी देखता है या उपलब्धता देखता है। यदि नाम ऐसा है जो पूर्व में किसी को आवंटित नहीं किया गया है तो उस नाम से कंपनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ओपीसी के निर्माण में इच्छुक पर्सन या सदस्य या प्रमोटर्स आरओसी को पार्षद सीमा नियम के ड्राफ्ट तथा अंतर नियम के ड्राफ्ट प्रस्तुत करते हैं। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक आधारभूत या चार्टर डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके आधार पर कंपनी के उद्देश्य और कंपनी की प्रकृति और उसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्षद अंतर नियम कंपनी के वो सब्सिडायरी या सहायक प्रलेख होते हैं जो पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग से कंपनी अपने आंतरिक नियम बनाती है। तो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इस टॉपिक को अलग से सेपरेट में जब कंपनी के प्रमोशन या कंपनी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत करने आरओसी को जरूरी होते हैं उसके बाद हम इसका डिटेल्ड में वर्णन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है आरओसी को एकल व्यक्ति कंपनी के रूप में जो पंजीकृत कार्यालय रखने का व्यक्ति यानी जिस स्थान पर वह व्यक्ति एकल कंपनी के रूप में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाह रहा है उस रजिस्टर्ड ऑफिस के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी उसके ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स कंपनी
को आरओसी के यहाँ प्रस्तुत करने पड़ते हैं। यदि कंपनी के खुद की प्रॉपर्टी है या खुद का ऑफिस है तो उस स्थिति में रजिस्ट्री की कॉपी देनी होगी, या कंपनी किसी किराए के ऑफिस में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस या पंजीकृत कार्यालय खोलना चाहती है तो उसे वहाँ किरायानामा प्रस्तुत करना पड़ता है। ये समस्त दस्तावेज आरओसी को यहाँ सदस्य या प्रमोटर्स के द्वारा ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके बाद आरओसी इन समस्त प्राप्त दस्तावेजों को स्क्रूटनी करती है और यदि दस्तावेज अधूरे हैं तो केवाईसी के तहत कुछ वांछित दस्तावेज पुनः मांगे जाते हैं तथा संपूर्ण कार्रवाई होने के बाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र इशू या जारी कर दिया जाता है। यानी समामेलन का प्रमाण पत्र एक तरीके से एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो इस तथ्य या इस साक्ष्य का प्रमाण होता है कि कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के या एकल व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीकृत हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें कुछ एक ऐसी परिस्थितियां होती हैं या कुछ एक ऐसी सिचुएशंस होती हैं। उन सिचुएशंस में यदि एक ओपीसी या 1% काम कर रही है तो उन स्थितियों या सिचुएशंस के लागू होते ही कंपनी का अल्ट्रेशन या परिवर्तन एक सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी के रूप में किया जाना लीगली या वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया जाता है। तो वो परिस्थितियाँ क्या हैं? तो नंबर 1, यदि किसी ओपीसी की पेड अप कैपिटल या चुकता अंश पूंजी किसी वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई हो, अथवा यदि किसी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर पिछले 3 सालों में 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी का 6 माह के भीतर 6 माह में स्थानांतरण या रूपांतरण या उसका ट्रांसफ़र या कन्वर्जन सार्वजनिक या निजी कंपनी के रूप में कराया जाना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए वही प्रोसेस उसको पुनः लागू करना पड़ता है। वांछित डॉक्यूमेंट्स उसी तर्ज पर उसको देने पड़ते हैं आरओसी के, और विधिवत रूप से उस कंपनी को रूपांतरण या उसका ट्रांसफ़र पब्लिक कंपनी या एक प्राइवेट कंपनी के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कंपनी 1% कंपनी है और वो अपना रूपांतरण स्वैच्छिक रूप से चाहती है, वॉलंटरीली चाहती है, लेकिन वॉलंटरी के लिए कंडीशन ये है कि कंपनी का एकल व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीकरण जो टेनोर है वो 2 साल कंप्लीट होना ज़रूरी है। यदि कोई कंपनी चाहे कि मुझे 2 साल पहले ही निजी कंपनी का रूपांतरण किसी सार्वजनिक या निजी कंपनी के रूप में करना है, वो असंभव है। अतः ये ज़रूरी है कि ओपीसी के रूप में वो अपना 2 साल का यानी डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 2 साल उसने अपना बिजनेस शुरू कर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ही वो अपना वॉलंटरीली ट्रांसफ़र या उसका रूपांतरण प्राइवेट या निजी कंपनी के रूप में करा सकती है। तो मुझे आशा है कि आपने जो इस वीडियो में 1% कंपनी के जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको लेकर जो आपने सुना वो आप समझ गए होंगे। यदि इस संबंध में आपकी कोई और जानकारी या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए फीडबैक फॉर्म अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी छात्र समय समय पर जो महाविद्यालय द्वारा यूट्यूब चैनल या अन्य मीडिया या अन्य माध्यमों से जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको ध्यान से सुनें, उस पर अपना उचित रेस्पॉन्स दें। इसके अलावा यदि आपके दिमाग में कोई सजेशंस या फीडबैक है, उस फीडबैक के लिए कॉलेज का यूट्यूब चैनल सदैव आपका स्वागत करेगा। अतः आपके हम अनमोल सुझाव की प्रतीक्षा में रहेंगे। तो सभी ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।